नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस ब्लूप्रिंट की जो पूरे देश का ढांचा तैयार करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसकी 12 अनुसूचियों की। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को एक-एक करके खोलते हैं और समझते हैं। अच्छा, एक सवाल मन में आता है ना कि संविधान में तो सैकड़ों आर्टिकल्स हैं, पर वो जो असल कामकाज की डिटेल्स होती हैं, वो कहाँ लिखी हैं? मतलब वो बारीकियां जो इन कानूनों को जमीन पर उतारती हैं, प्रशासन की जो रीढ़ होती है, वो जानकारी आखिर है कहाँ? तो इसका जवाब छिपा है संविधान की 12 अनुसूचियों में। यही वो फाइन प्रिंट है, कह सकते हैं कि यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमारे देश के इतने बड़े ढांचे को असलियत का रूप देता है। तो सवाल उठता है कि ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये वो लिस्ट और टेबल्स हैं जो संविधान के अलग-अलग आर्टिकल्स को सपोर्ट करती हैं, उन्हें और ज्यादा साफ करती हैं। मतलब ये बताती हैं कि कोई कानून असल में लागू कैसे होगा, उसकी बारीकियां क्या होंगी। इसी के वजह से हमारा संविधान सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह जाता, बल्कि असल जिंदगी में काम आता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी ढांचा बनाने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी सीमाएं तय करना, है ना? तो सबसे पहले आती है पहली अनुसूची। ये सबसे बुनियादी चीज है। समझिए, ये भारत का ऑफिशियल नक्शा है। इसमें हमारे देश के सभी राज्यों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, इसका पूरा पूरा ब्यौरा दिया गया है। अच्छा, अब आते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची पर, जिसमें अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 5वीं अनुसूची जो है वो पूरे भारत के शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातियों के प्रशासन के लिए एक जनरल फ्रेमवर्क देती है, मतलब एक आम ढांचा। वहीं दूसरी तरफ 6ठी अनुसूची बहुत स्पेसिफिक है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों के लिए है और उन्हें खास स्वायत्ता देती है, एक अलग ही प्रशासनिक ढांचा देती है। तो ठीक है, देश का नक्शा तो तय हो गया। अब बात करते हैं उन लोगों और उन व्यवस्थाओं की जो इस देश को चलाते हैं। मतलब अब बात होगी शक्ति, वेतन और वादों की। तो सबसे पहले बात वेतन की। ये आता है दूसरी अनुसूची में। इसमें देश के जो सबसे ऊंचे पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीएजी, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का जिक्र है। ऐसा इसलिए ताकि सब कुछ साफ साफ लिखा हो। वेतन के बाद आता है वादा, यानी शपथ। ये हमें मिलता है तीसरी अनुसूची में। इसमें उन सभी शपथों का पूरा फॉर्मेट दिया गया है जो हमारे जन सेवक लेते हैं। सोचिए, राष्ट्रपति से लेकर एक एमएलए तक सभी इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपने पद की शपथ लेते हैं। और वेतन और वादे के बाद आती है असली चीज, शक्ति। चौथी अनुसूची तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य को या किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। यही तो है लेजिस्लेटिव पावर के बंटवारे का आधार। अब आती है 7वीं अनुसूची, और ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा है, कह सकते हैं। यही वो जगह है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा किया गया है। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली, यूनियन लिस्ट, जिसमें रक्षा जैसे मामले हैं, इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस जैसे मामले आते हैं, इस पर राज्यों का अधिकार है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे शिक्षा, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। चलिए अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से की बात करते हैं जो देश का कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब भाषा, कानून और राजनीति। ये नंबर देखिए, 22। ये क्या है? ये उन भाषाओं की संख्या है जिन्हें 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये हमारे देश की अद्भुत भाषाई विविधता का प्रतीक है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, जो हमेशा से थोड़ी विवादास्पद रही है। देखिए, इसे बनाया गया था ताकि कुछ खास कानूनों को, जैसे भूमि सुधार से जुड़े कानून, अदालत के समीक्षा से बचाया जा सके। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखने की है, ये जो सुरक्षा है ये अब अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो संविधान के मूल ढांचे के आधार पर इन कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है। 10वीं अनुसूची, इसे तो अक्सर एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। इसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसका मकसद था उस आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकना, मतलब नेताओं को बार बार पार्टी बदलने से रोकना, ताकि सरकारों में थोड़ी स्थिरता बनी रहे।
और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर, और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जो शक्ति को, पावर को जमीनी स्तर तक, मतलब कि आम लोगों तक पहुंचाता है। ये नंबर देखिए, 29। ये वो 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को, यानी गांव की लोकल सरकारों को काम करने का अधिकार दिया गया है। इसे 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और ठीक इसी तरह ये नंबर है 18। ये वो 18 विषय हैं जो नगर पालिकाओं यानी शहरी लोकल बॉडीज के अधिकार में आते हैं। इसे 12वीं अनुसूची में 74वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया। तो हमने एक एक करके सभी 12 अनुसूचियों को समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल कि ये सब तकनीकी बातें जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये हमारे लिए मायने क्यों रखती हैं? अगर इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ निकालना हो तो बस इतना याद रखिए। 7वीं अनुसूची हमारे देश का संघीय ढांचा बनाती है, 10वीं अनुसूची राजनीतिक स्थिरता लाती है, और 11वीं और 12वीं अनुसूचियां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जमीन पर उतारती हैं। तो ये सिर्फ कोई टेक्निकल लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। और अंत में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है इनमें से कौन सी अनुसूची पर भविष्य में बदलाव का सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर